हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 2 के 2.3 लेखांकन के आधार को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। लेखांकन का आधार का काम क्या होता है? लाभ हानि निकालना होता है ना। लेखांकन के आधार का काम क्या होता है? लाभ हानि निकालना। तो कैसे निकालेंगे, इस बिंदु पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो पहला जो बिंदु पॉइंट है वो क्या है? पहला जो बिंदु पॉइंट है वो है लेखांकन का नकदी आधार। तो लेखांकन के नकदी आधार का मतलब क्या होता है? तो सिंपल और सरल शब्दों में कहा जाए तो जो हमें कैश प्राप्त होता है ना नगद में, उसी को हम क्या कहेंगे? नकदी आधार कहेंगे। ठीक है, तो पूरा पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो देखो, इसके अंतर्गत आय अथवा लाभों के लेखांकन का पुस्तकों में तब तक नहीं किया जाता है ना, लेखा नहीं किया जाता है जब तक रोकड़ में प्राप्त न हो, है ना, कैश में प्राप्त होना, जब तक के उसके हाथ में पैसा ना आए, रोकड़ में प्राप्त ना हो, तब तक इसका लेखा नहीं करेगा। तभी तो ये नकदी आधार है ना। इसी प्रकार व्ययों का लेखांकन तभी किया जाए जब उसका भुगतान क्या हो? नकदी हो। अभी मैंने बताया नकदी होगा तभी होगा, है ना। इस आधार पर लाभ आय व्यय में व्यय का अंतर किया जाता है। तो इसी आधार पर लाभ कितना हुआ है, कितना हमने मंगाया किसी सामान को और कितना हमने बेचा। ठीक है, तो इसका अंतर निकाला जाता है। साधारण रूप में संस्था को क्या प्राप्त हुआ है एवं संस्था ने क्या भुगतान किया है, इस प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यद्यपि जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनके लिए नकदी आधार महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नकदी हम किन किन को देते हैं? पेशेवर व्यक्ति, हमें उसे नकदी देना ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमें उसके पास जाना है। इसलिए यहाँ पे कहा गया जैसे कि वकील के पास जाओगे तो आप पैसा पहले दोगे, मतलब एकदम नकदी देना ही पड़ता है इनको, है ना। इंजीनियर को नकदी देना पड़ता है, डॉक्टर को, चार्टर अकाउंटेंट को नकदी पेमेंट करना होता है। तो समझ में आ गया नकदी आधार वाला। इसमें कुछ लाभ दिया हुआ है, लाभ अथवा गुण या लाभ कह सकते हैं इसे। तो इस आधार नहीं, क्या कह रहे हैं, यह आधार सरल एवं वास्तविक होता है। ठीक है, क्योंकि आपने नकदी पटाया तो भाई सरल रहेगा, आसानी से आपने काम करा लिया और एकदम आपका काम भी हो गया। ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो भाई पैसा दोगे, उसके बाद वो आपका इलाज कर देगा, तो एकदम सरल और आसान हो गया। दूसरा क्या है? रूढ़िवादी प्रवृत्ति की संतुष्टि यह आधार करता है। और तीसरा है नकदी लेन देन करने वाली संस्था के लिए उपयुक्त है। इसके बाद इसमें कुछ अवगुण भी दिए हुए हैं, है ना, अवगुण या हानि कह सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है वित्तीय स्थिति का सच्चा एवं उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है भाई, जब आपको नकदी नकदी काम कराएगा तो कहाँ से करेगा, है ना। इसके बाद दूसरा है लेखांकन के मिलान सिद्धांत की उपेक्षा करना है। तीसरा है रोकड़ में हेराफेरी की संभावना। चौथा है पूंजीगत एवं आगमत में आगमत में अंतर करने की सामर्थ्य नहीं है। और पांचवा है कंपनी अधिनियम 1956 मान्यता प्रदान नहीं करता है ना। 1956 के कोई नियम लागू नहीं होता है। भाई आप कभी भी किसी जगह पे जाओगे, अगर आप कोई काम नकदी कराओगे तो उसके लिए नियम लागू नहीं होता है, लेकिन अगर ये वैसायिक काम होता बड़े स्तर में, बहुत बड़े कंपनी के थ्रू, तब यहाँ पे ये नियम लागू होता। तो देखो दूसरा पे आते हैं। ये दूसरा क्या है? लेखांकन का उपार्जन, है ना। तो लेखांकन के उपार्जन को देखते हैं। देखो लेखांकन के उपार्जन जो है एक कंपनी और फर्म के माध्यम से होता है, इसलिए इसमें सब चीज़ होगा। तो इसमें क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। तो इस आधार पर लेखांकन का उपार्जन होता है, चाहे रोकड़ प्राप्त हो या ना हो, है ना, उसे पैसा मिले या ना मिले, लेकिन लेखा करेगा ही करेगा। क्योंकि भाई कंपनी में उधारी भी होता है, नकदी भी होता है ना। कंपनी उधारी भी लेता है, नकदी भी देता है, तो उसको इनको लिखना पड़ेगा, तो लेखा तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसमें दोनों काम होते हैं, मतलब प्राप्त नकदी भी लेगा और उधारी भी चलेगा, कह रहे हैं। आय का उपार्जन ही पर्याप्त है, यह यहाँ तक कि स्पष्ट देना अनुचित ना हो, है ना, स्पष्ट देना अनुचित ना हो। अदत्त पूर्वदत्त उपार्जित अनुपार्जित आय का लेखा भी पुस्तकों में किया जाता है। सन 1956, देखो यहाँ पे आ गया 1956, है ना। 1956 के तहत लाभ 1956 के तहत कंपनी अधिनियम इस आधार को मान्यता प्रदान करता है। तो भाई कंपनी 1956 के नियम के तहत ही वो क्या करेगा, चलेगा और उसकी मान्यता भी प्राप्त होगी इसे। ऐसे लेखे रखना अनिवार्य करता है।
अब इसमें कुछ टॉपिक दिया है जिसमें लाभ दिया है और कुछ में हानि दिया है। तो पहला पॉइंट देखो, सही वित्तीय स्थिति का प्रकटीकरण है। दूसरा है गणना में एकरूपता। तीसरा है मिलान सिद्धांत का पालन। और चौथा है पूंजीगत एवं आगमत व्यय में उचित अंतर। और पांचवा है कंपनी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त करना। इसी तरीके से यहाँ पे हानि दिया है, कठिन आधार है, अनुमानों का आधार है, व्यक्तिगत निर्णय में हानि। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, ये कंप्लीट हो गया है ना। और इसके बाद 2.4 पे आते हैं, मतलब इसी के अंदर में है, ठीक है। ये 2.4 है, ये इसी के अंदर में है। तो ये वही है, रोकड़ उपार्जित वाला है ना, तो ये वही है। इसको क्या कर दिया है, रोकड़ आधार एवं लेखांकन के अर्जित आधार में अंतर कह रहा है। तो किस प्रकार से अंतर होगा इसको देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, सब पॉइंट वही है, अलग नहीं है इसमें। तो देखो पहला क्या है, लेन देन का लेखांकन। लेन देन का लेखांकन, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, रोकड़ के हिसाब से होगा, है ना। इस आधार में केवल रोकड़ लेन देनों का लेखांकन किया जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, रोकड़ के साथ उधारी को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। बस इतना ही इसमें अंतर है। इसमें सिर्फ केवल किसका होगा, रोकड़ का, इसमें दोनों लिया गया है। इसके बाद आते हैं आयों का लेखांकन। आयों के लेखांकन में इस आधार पर लेखांकन केवल उन्हीं आयों का लेखांकन किया जाता है जिन्हें हम रोकड़ में प्राप्त करते हैं, कह रहा है। जबकि इसमें क्या है, इसमें रोकड़ प्राप्त किया जाता है, या किया जाए या ना किया जाए, फिर भी लेखांकन क्या करेगा, सेकेंड टॉपिक में करेगा ही करेगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट में आते हैं, व्ययों का लेखांकन। व्ययों का लेखांकन कैसे करेगा, तो इस आधार में उन्हीं व्ययों का लेखांकन किया जाता है जिनका भुगतान रोकड़ में किया गया हो, है ना। जिनका भुगतान रोकड़ में, मतलब जिसको पैसा रोकड़ में दिया गया हो। लेकिन इसमें क्या है, चाहे वो उधार हो चाहे वो नकदी हो, चाहे वो उधार हो चाहे वो नकदी हो, उनका लेखांकन करेगा ही करेगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रोकड़ में दे, कह रहा है। क्लियर। चौथा टॉपिक, पूंजीगत एवं आगमत मद में अंतर। इस आधार में पूंजीगत एवं आगमत मदों में अंतर नहीं किया जाता है, जबकि इस आधार में पूंजीगत और आगमत मदों में अंतर किया जाता है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा टॉपिक देखो, समायोजन मध्य दिया हुआ है। तो समायोजन मध्य क्या है, तो देखो ये जो पॉइंट है अभी हमने जो पढ़ा है ना, वो पूरा पूरा यहाँ पे उठा के ला के दे दिया है। क्या है, इस आधार में समायोजन मध्य जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित एवं अनुपार्जित आदि इत्यादि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि इसमें क्या है, सब में ध्यान दिया जाता है सीधा। इसमें अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसमें ध्यान दिया जाएगा। जस्ट अंतर क्या है, उल्टा, बस उल्टा लेना है इसमें। इसके बाद देखो सही लाभ हानि, है ना। इस आधार पर लेखांकन करने से सही एवं उचित लाभ हानि की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें सभी रोकड़ एवं उधार लेन देनों को लेखा नहीं किया जाता है ना। सभी, इसमें देखो सभी रोकड़ और उधार लेन देनों को नहीं किया जाता है, जबकि इसमें क्या है, जस्ट उल्टा ले लेना है कि इसमें सभी रोकड़ और सभी उधार लेन देनों का लेखा किया जाता है सीधा। इसके बाद सातवां पॉइंट में आते हैं। देखो सातवां पॉइंट क्या है, वैधानिक स्थिति अथवा मान्यता कह रहा है। इस आधार को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि इसमें क्या है, इस आधार को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर उपयुक्तता, है ना। तो क्या उपयुक्तता है भाई, तो देखते हैं। इसमें जो है ना, डॉक्टर है, वकील है, चार्टर अकाउंट है, ये पेशेवर व्यक्ति को उपयुक्त माना गया है, जबकि इसमें क्या है, इसमें यह आधार उन सभी संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है जिनका उद्देश्य लाभोपार्जन करना होता है। लाभ कौन कमाता है, जो बिजनेस करता है, ठीक है। बिजनेस करने वाले का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसके बाद देखो मिश्रित आधार लेखांकन, है ना। तीसरा जो है मिश्रित आधार लेखांकन। लेखांकन का मिश्रित आधार रोकड़ आधार और उपार्जन आधार दोनों का मिश्रण रूप है। इस आधार के अनुसार आय एवं संपत्ति को रोकड़ आधार पर तथा व्ययों एवं दायित्वों का उपार्जन आधार पर लेखांकन किया जाता है। प्रायः पेशेवर व्यक्ति जैसे चार्टर अकाउंटेंट, डॉक्टर, है ना, वकील आदि मिश्रित आधार पर अपना प्राप्ति से भुगतान खाता और आय व्यय खाता तैयार करके शुद्ध आय ज्ञात करते हैं। प्राय ये अपनी प्राप्त आय का लेखा नहीं करते हैं, किंतु अदत्त व्यय का लेखा जरूर करते हैं, कह रहा है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य कर योग्य आय
की गणना करते समय अदत्त व्ययों पर छूट प्राप्त करना है। लेखांकन का मिश्रित आधार न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार पूर्णतः स्वीकृत आधार है। इसके बाद 2.5 देख लेते हैं। 2.5 में क्या दिया हुआ है? लेखांकन सिद्धांत का आशय दिया हुआ है। अब लेखांकन सिद्धांत का आशय क्या होता है? इसमें बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं, बहुत सारा टॉपिक जो है फालतू रहता है। जैसे कि यहाँ पे शुरू वाला देखो, लेखांकन के सामान्य नियम ही लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं ना, लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। वास्तव में ये नियम दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं, जिन्हें सौदे का लेखा करने व वित्तीय विवरण तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। अब देखो कौन क्या कह रहा है। यहाँ पे एक है रॉबर्ट एन एंथोनी के शब्दों में कहा गया है, लेखा विधि के नियमों तथा प्रथाओं का सामान्यतः सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और टॉपिक दिया है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। तो लेखाकर्म की प्रथाएं व अवधारणाएं लेखांकन सिद्धांतों की आधारशिलाएं हैं। ये किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाए गए हैं और न ही इसकी प्राप्ति कानूनी किताबों में होती है, वरन ये बनाए गए लेखों तथा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में मिलती है। वाणिज्य के विकास के साथ ही लेखांकन सिद्धांत विकसित हुए। अनुभव, तर्क तथा प्रयोग के आधार पर लेखांकन में उन्नत लेखा विधियों का प्रयोग होने लगा है। अतः लेखाकर्म को अधिक व्यावहारिक एवं क्रियाशील बनाने के लिए लेखापालकों को इन सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है। तो 2.5 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.6 को देखेंगे।